सोचता है, क्योंकि अगर आप एक बार तैयारी करने में चूक जाते हो तो फिर आप 5 ईयर प्लान में फंस जाओगे। क्योंकि बिना मेंस की तैयारी किए हुए प्रीलिम्स में जाओगे तो प्रीलिम्स फेल करने के बाद फिर पूरा का पूरा टाइम वहीं लग जाता है, और फिर जब दोबारा आप तैयारी के लिए आओगे तो देखोगे गलत साइकिल में फंस गया। क्योंकि फिर प्रीलिम्स फेल करने के बाद 1-2 महीने लोग गम गलत करते रह जाते हैं, और फिर जब मेंस शुरू करते हैं तो फिर प्रीलिम्स का टाइम आ जाता है। तो उनको लगता है कि भाई प्रीलिम्स ही ठीक से देखूं, या फिर प्रीलिम्स से इतना डर जाते हैं कि उनकी पूरी एनर्जी प्रीलिम्स पर ही रह जाती है। लेकिन चारों तरफ देखो तो एक भय का वातावरण है प्रीलिम्स, और होना भी चाहिए। लेकिन उस भय का निवारण प्रीलिम्स की तैयारी नहीं है, उस भय का निवारण मेंस की ही तैयारी है। ये ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन उसमें दिए जाते हैं, लेकिन जब उस फैक्चुअल क्वेश्चन की गारंटी नहीं है तो हम उस फैक्चुअल क्वेश्चन को पढ़ के कैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हो सकता है कि आप 1 लाख फैक्ट्स पढ़ें, पता चले कि वहां 40 फैक्ट्स ऐसे हैं जो उस 1 लाख में कहीं नहीं। वो तो रात में जुगनू पकड़ने वाली बात हो जाएगी कि आप अगर 50 जुगनू पकड़ेंगे तो दूसरा उड़ता हुआ चला जाएगा। तो कहोगे कि भाई तो फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का सीक्रेट क्या है? तो ऑप्शनल पेपर जब था तो हम उसको आराम से इस फॉर्मूला को अडॉप्ट करते थे। सी सेट के प्रति रिपल्सन का भाव है, और मुझे लगता है कि यूपीएससी में क्वालिटी कम ही हुई है जब से सी सेट इंट्रोड्यूस हुआ है ब्यूरोक्रेट्स के रूप में। हमें नहीं लगता कि अच्छे ब्यूरोक्रेट्स यूपीएससी को मिल रहे हैं। इसको तो गुड सेंस प्रिवेल करता और फिर ऑप्शनल को दोबारा रिस्टोर कर देता तो दैट कुड हैव बीन बेटर, बट ये बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। ऐसा संभव नहीं लगता कि प्रीलिम्स में वो ऑप्शनल को फिर रिस्टोर करेंगे, लेकिन हाँ सी सेट को हटा सकते हैं इन फ्यूचर। और उसमें मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा कल्याण ही होगा इससे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि सी सेट कोई अच्छा लाभ दिया। जिस उम्मीद से यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया था वो यूपीएससी का अभिप्रेत पूरा नहीं हुआ। तो आप अगर मेंस में पहले फाउंडेशन को क्लियर कर लेते हो और तब प्रीलिम्स में तुम थोड़ा सा जैसे ऊपर से फाउंडेशन को क्लियर करने के बाद जब तब तुम तथ्य को प्रीलिम्स में देखते हो तो फिर कनेक्टिविटी बनेगी। उसका फायदा मिलेगा कि आपके पास जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप आसानी से उसके बाद कर सकते हो, क्योंकि तुम अनुमान लगाओगे अगर ऐसे में ऐसे हुआ तो ऐसे में ऐसे हुआ, तो इसका मतलब है सी आंसर होना चाहिए। तो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन सॉल्व होता है, एक टॉपर ने बहुत अच्छा बहुत ईमानदारी से कमेंट किया था, मुझे बड़ी खुशी हुई प्रीलिम्स के नेचर के बारे में, कि हम उसमें 25% क्वेश्चन जानते हैं, 25% क्वेश्चन नहीं जानते, और शेष 50% क्वेश्चन का आंसर मतलब 25% जानते हैं, 25% नहीं जानते हैं, और शेष 50% क्वेश्चन का आंसर जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। आप अगर पहली बार प्रीलिम्स का बुकलेट जब आप सॉल्व करोगे 100% कंफर्म होके, और तब जब उसको काउंट करोगे तो डर जाओगे, पता चलेगा कि तुम्हारा टोटल क्वेश्चन 100% कंफर्म 22 क्वेश्चन हुआ है। तब सेकेंड राउंड में जाओगे तो उसको 52 तक लाने के लिए आपको बहुत रिस्क कवर करना पड़ेगा, 50+ ले जाने के लिए। तो वहीं पर कॉन्सेप्ट काम आता है। इस सीक्रेट को नहीं समझ पाते। मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी में जो वर्षों से पढ़ा रहे हैं वो भी, जो वर्षों से पढ़ रहे हैं वो भी, आप, हम ये नहीं कहते कि आपको मैं 100% क्वालिफाई कराने की गारंटी लूंगा, ये तो संभव ही नहीं। अगर ऐसा होता तब तो मैं इंसान से बढ़कर भगवान बन जाता। वो संभव नहीं है कि मैं आपको इस तरह की गारंटी दूं, लेकिन ये संभव है कि आप जब मेरे साथ काम करोगे तो आप खुद ही कन्विंस्ड होगे कि यही तरीके से अगर सफलता मिल सकती है तो इसी तरीके से सफलता मिल सकती है। नहीं तो जो तरीके लोग अपनाते हैं प्रायः उसमें बहुत या तो विलंब हो जाता है या फिर लेवल बहुत नीचे आता है। किस तरह लटक गए एग्जामिनेशन में 730 पोजीशन है और कुछ पोस्ट मिल गया, रिजर्वेशन है तो थोड़ा बेहतर मिल गया, अगर जनरल है तो और नीचे चला है। तो वो चीज एक फैक्टर है। और ऊपर लेवल पर आईएएस में जाने वाले कभी कभी, आपने पिछले साल देखा ही, तो वो क्या होता है कि आईएएस के रैंक में जाने में कभी कभी लाले पड़ जाते हैं। तो ये माध्यम की समस्या नहीं है, यही समस्या है कि आज की तारीख में यूपीएससी चैलेंजिंग हो गया, उस चैलेंज को हम लोगों को पूरा करना। ये तो जनरल यूपीएससी की बात रही। अब मैं एक बात बताता हूँ, हिस्ट्री आपके हिंदी माध्यम में सबसे सुटेबल सब्जेक्ट है। अब कहोगे, बहुत लोग कहते हैं हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य ठीक है, ऑप्शनल कोई भी खराब नहीं है। आप कोई भी ऑप्शनल अगर जिसमें आप एक्सपर्टीज कर सको तो आपके लिए वो मुश्किल नहीं है, आप उसको कर सकते हो। लेकिन समस्या उसमें क्या होती है,
जो मैं समझता हूँ अपने ढंग से, कि एक तो थोड़ा सा लिटरेचर है तो थोड़ा लिटरेचर में टेस्ट आपका होना चाहिए। लिटरेचर में अगर टेस्ट नहीं होता है तो फिर आपको मन ही नहीं रमेगा। आप कविताएं पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, और उसको उसमें भी लोग कहते हैं कम कम नहीं, हम तो इंग्लिश लिटरेचर में रहा है और इंग्लिश लिटरेचर का मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे जितना हिस्ट्री से प्यार रहा है उससे कम लिटरेचर से प्यार नहीं रहा। तो इसलिए हम लिटरेचर के बहुत सारे इन्स एंड आउट्स को जानते हैं, और लिटरेचर बहुत अच्छी चीज़ होती है ये भी जानते हैं। मुझे खुद खुद बहुत मन रमा, लेकिन मैं अधिकांश बच्चे को है अपने ही बैच में देखा कि केवल क्रेज के कारण लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर तो ले लिया, लेकिन बाद में चल के इसलिए उलझ गया कि उसको रुचि ही नहीं जगती थी। अब हम लोग के साथ हिस्ट्री में था एकदम, वो भी टॉपर के लिए पोजीशन को फाइट करता था। 2-4 बच्चों में टॉपर रैंक के लिए कंपटीशन होता था, उसमें वो भी एक गाय था, लेकिन हम लोग का जो सब्सिडियरी में इंग्लिश लिटरेचर था उसका भी, तब इंग्लिश लिटरेचर में उसको क्रॉस लग जाता था, तो वहाँ हम लीड ले जाते थे। तो हमने एक दिन पूछा कि यार तुम तो इतना अच्छा हिस्ट्री जानते हो, तुम इंग्लिश लिटरेचर में ऐसा क्यों परफॉर्म करे? और चूंकि इंग्लिश मीडियम में ही लिखता था तो ऐसा लैंग्वेज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हिस्ट्री भी इंग्लिश मीडियम में ही लिखा जाता था, उस समय मैं भी लिखता था, वो भी सब कोई उसी में लिखते थे। तो उसने कहा कि एक्चुअली फूल खिलते हैं और भौरे मर्राते हैं, उसे देख के हमें कुछ होता नहीं, मैं क्या करूं? जब सेली का, जैसे अब जॉन किट्स का पढ़ते थे हम लोग, ओ टू ए नाइटिंगेल, तो भाव विभोर हो जाते थे, टीचर ही भाव विभोर, हम लोग भी क्लास में भाव विभोर हैं, और वहां पर बैठा हुआ ऐसे देख रहा है जैसे रो पड़ेगा। हमने पूछा क्या हुआ, तो हमको फीलिंग्स ही नहीं आती है थोड़ा भी ऐसा समझ। तो एक लिटरेचर में थोड़ा सा फीलिंग्स वाली बात हो जाती है, उसमें अगर आपका इंसाइट नहीं है, अगर आप उसको नहीं टेस्ट कर सकते हो तो वो आपको एक मुश्किलें आ जाएगी। दूसरी बात होती है कि अधिकांश बच्चे होते हैं उनको वर्तनी संबंधी मिस्टेक होता है, तो बाकी विषयों में तो एग्जामिनर माफ कर सकते हैं, उसमें माफ नहीं कर सकते। और तीसरी बात है कि जीएस में कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है नहीं उसका, वो अगर है तो आपका कोई भी एक विषय है नॉर्मली इधर ह्यूमैनिटीज का, तो उसका जीएस में एक खास एरिया को पकड़ रहा है। हिस्ट्री में आपको जनरल स्टडीज में 2 फायदे हैं। एक फायदा आपका ये है कि डायरेक्ट ही मान लीजिए आप प्रीलिम्स में चाहे कोई भी सेगमेंट का इधर उधर हो, आज तुम देखते हो प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के क्वेश्चन को बहुत कम कर दिया, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से 11 क्वेश्चन डाला है और इधर ज्योग्राफी का क्वेश्चन कम कर दिया है, आपने देखा होगा। और कभी साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा कर देता है, इकोनॉमी का क्वेश्चन कभी बढ़ा देता है, कभी कम कर देता है। लेकिन हिस्ट्री का क्वेश्चन आप देखोगे 15 से 18 तक हर साल रहेगा। 15 to 18 का जो वेरिएशन है, पिछले साल तो 22 क्वेश्चन थे, 22। और आपको एक सुखद आश्चर्य का विषय होगा कि प्रीलिम्स का अधिकांश क्वेश्चन आपको, जैसे प्रीलिम्स के लिए भी जो आप पढ़ोगे जीएस में, तो थोड़ा तो प्रीलिम्स के लिए कुछ अलग से देखोगे, बाकी फाउंडेशन आपका ऑप्शनल में ही इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन वहाँ सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और आप लोगों के क्लास में इस बार से मैं इनोवेशन भी कर रहा हूँ, जितने सेगमेंट में मैं जाऊँगा वहाँ पर क्वेश्चनायर बना के यहाँ डाल दूंगा कि आप लोग प्रीलिम्स पर ट्राई कर लो। प्रीलिम्स का मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं करूँगा कि प्रीलिम्स में मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, मैं इसलिए करूँगा कि मेंस में हमको ज़्यादा सहायता मिलेगी अगर उसी बहाने तुमको, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे हो तो पता चल जाता है कि इस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है और इस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। जैसे पिछली बार तुमने देखा कि मिड-लेवल में अब हम लोग क्या करते थे पहले, अब जब मैं प्रीलिम्स में हिस्ट्री के बच्चे को पढ़ाने जाता हूँ, मेंस में तो ठीक है एरिया बंधा हुआ है, उस एरिया में हम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि बच्चे हमारे क्वेश्चन कर लेंगे। प्रीलिम्स में डर ये लगा रहता है कि इन बच्चों को उतना ही पढ़ाऊं जितना ऑप्शनल वाले को पढ़ाता हूं, तभी ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन पकड़ पाए। और उतना हम पढ़ा नहीं सकते, जनरल स्टडी में कोई भी नहीं पढ़ा सकता, बल्कि बच्चा भी पढ़ने के लिए नहीं तैयार होगा उतने लंबे टाइम तक। और क्यों क्यों पढ़े, सवाल ये खड़ा होता है। तो अब देखो हमने मॉडर्न को टारगेट बनाया, जब मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट से ज्यादा क्वेश्चन होता है, एंशिएंट और कल्चर से क्वेश्चन होते हैं, तो तू डाल तो यूपीएससी पात पात। इस बार उसने क्या किया, मेडिवल हिस्ट्री में डाल दे इक्तादारी, जागीरदारी, मनसबदारी। जब वो डाला क्वेश्चन तो बच्चे लोग तो हिल गए, हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आया तो हम सॉल्व करके भेज दिए पेपर। लेकिन मैं यही सोचता रहा कि इसमें वो बच्चा सॉल्व किया होगा जो हमारे ऑप्शनल का बच्चा, और ऑप्शनल का बच्चा देख रहे थे उसको चेहरे सब खिले हुए, सर वंशवधारी था वो ऐसे कर। तो बेसिकली क्योंकि ऑप्शनल है तो यहाँ पर एडवांटेज आ गया। अब मान लो एडवांटेज तुम्हारा 5 से 6 क्वेश्चन का भी आ जाता है, तो यूपीएससी में प्रीलिम्स में तो बहुत बड़ा ये हेल्प मिल जाता है। तो एक तो वहां पर तुम्हारा डायरेक्ट योगदान है, और दूसरी बात है कि आपको फर्स्ट पेपर हिस्ट्री के में एक बेनिफिट है जिस पर शायद तुम लोगों ने गौर नहीं किया होगा। जैसे गौर करो, जैसे इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन है,
तो इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन है या ज्योग्राफी का क्वेश्चन, तो ज्योग्राफी में एक अगर क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी का तुम माइनस कर दो तो बाकी सारे क्वेश्चन तो तुम्हारे करंट से ही हैं। एक क्वेश्चन कोई फिजिकल ज्योग्राफी से या क्लाइमेटोलॉजी से पूछते हैं जो थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज की अपेक्षा रखता है, बाकी सब करंट से होता है उसमें। तो वो क्वेश्चन नॉन हिस्ट्री वाले जो हिस्ट्री वाले बच्चे हैं उनकी परिधि में भी है, तुम भी पढ़ोगे, ज्योग्राफी वाला पढ़ेगा, तुम भी लिखोगे वो भी लिखेगा, करंट का एस्पेक्ट दोनों को पता होना चाहिए। इंडियन सोसाइटी में भी वही बात लागू होती है, लेकिन हिस्ट्री का क्वेश्चन इतना टेक्निकल होता है कि हिस्ट्री बैकग्राउंड का बच्चा का वो मोनोपोली उस पर हो जाता है, क्योंकि नॉन हिस्ट्री वाला बैकग्राउंड का बच्चा उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकता। तो 100 मार्क्स के अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन तुम्हारे हैं और उसमें अगर तुम ज्यादा नहीं, आप 20 से 25 मार्क्स का लीड अगर मेंस में आप ले गए और 6 से 7 क्वेश्चंस का लीड आप प्रीलिम्स में ले गए, मैं बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम नहीं कर रहा हूं, तो उसके बाद आपका जीएस में पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगा मेंस और प्रीलिम्स दोनों में। और इसके अलावा हिस्ट्री का तो तुम डायरेक्ट बेनिफिट देख रहे हो और मैं इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत देख रहा हूं। इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत ये देख रहा हूं कि यहां जो हिस्ट्री का आप पेपर पढ़ोगे, मैं आगे में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री या बाकी सेगमेंट्स में आपको कवर करूंगा, तो ये बात आपको प्रकट होगी कि हिस्ट्री का के बिना जीएस का कोई भी अंश अधूरा है। हिस्ट्री एक बैकग्राउंड नॉलेज देता है। कई बार तुम देखोगे कि आई एम गोइंग टू बी जेलस, मैं कोई इकोनॉमिस्ट को पढ़ता हूं, जैसे आप संजीव सान्याल को पढ़ता हूं, अब वो वर्ल्ड बैंक में इकोनॉमिस्ट है और जब हिस्ट्री के बारे में लिखने लगता है साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया के बारे में, तो कभी कभी जेलसी होती है कि इतना बढ़िया इकोनॉमिस्ट है और हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट भी जानता है। जब अमर सेन लिखते हैं हिस्ट्री में आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, तो लगता है कि ये आदमी ने एंशिएंट हिस्ट्री को और एंशिएंट फिलोसफी को कितना बढ़िया ढंग से समझा हुआ है। जब हेनरी किसिंगर, जब अमेरिकन डिप्लोमेट जब लिखता है, जो वर्ल्ड क्लास का डिप्लोमेट माना जाता है, वर्ल्ड ऑर्डर, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को, और जब वो डील करता है जिस समय ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से लेके कांग्रेस ऑफ वियना और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड 19th सेंचुरी का यूरोपियन डिप्लोमेसी एंड यूरोपियन इकोनॉमी, तो लगता है कि यह व्यक्ति एक इंटरनेशनल रिलेशंस का ज्ञाता है या हिस्ट्री का ज्ञाता है। आप अगर इंडियन सोसाइटी का आपको सॉल्व करना है, इंडियन सोसाइटी ऑफ हिस्ट्री से, इस बार से मैं जीएस वर्ल्ड में इनोवेशन भी कर रहा हूं, मैं कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री से उन लोगों का 3-4 सेगमेंट्स निकाल रहा हूं जिसका फाउंडेशन मुझे क्लियर करना है, जिसमें एक इंडियन सोसाइटी भी है। वर्ना एंड कास्ट सिस्टम आपको हिस्ट्री से देखना शुरू करना और कॉन्टेम्पररी तक आ जाओ। आप पेपर उठा के देख लो, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता पर क्वेश्चन पूछते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में जो संप्रदायवाद है स्वतंत्रता के पश्चात, धार्मिक प्रतीक कैसे संप्रदायवाद में ढल गए स्वतंत्रता के पश्चात, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। ये तुम अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री से तुम उसका बेहतर ज्ञान कॉन्टेम्पररी का तुम प्राप्त कर लो। तो मैं बताना चाहता हूं उसी प्रकार से अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन का ज्ञान प्राप्त करना है, इंटरनेशनल इकोनॉमी का एवोल्यूशन समझना है, तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के माध्यम से ही उसको समझा दूंगा। तो देन यू आर गोइंग टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन द अदर पार्ट्स ऑफ जनरल स्टडीज एज वेल। तो ये आपको अदर पार्ट्स ऑफ जनरल स्टडीज में भी इक्वली काम देता है, समझ रहे हैं? तो ये आपको हिस्ट्री का दूसरा बेनिफिट है। तो अगर आपको जनरल स्टडीज में ज्यादा बेहतर एक्सेल करना है तो आई थिंक, देखिए, हेलो हेलो जरा उनको पीछे करिए। ये हमारे क्लास में ये कल्चर नहीं है कि जब टीचर बोल रहे हो तो मोबाइल फोन और फेसबुक देख रहे हो, आप उसको बंद करिए। क्लास में अटेंटिव हुई और धोखे से आ गए हैं तो आप जा सकती हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहां पर मैं एक बात बता दूं, चूंकि बहुत बच्चों का पहला क्लास है, यहां पर बिल्कुल होंगे या कोई इतर उद्देश्य आए होंगे तो यहां वो पूरा नहीं हो पाएगा। यहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एक एक बच्चे पर मेरी नजर होती है। सो जस्ट बी क्लियर अबाउट दिस फैक्ट। तो मैं आपको बता रहा था कि ये आपका दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट ये है, और लास्टली जो मुझे कहते हुए थोड़ी झिझक हो रही है लेकिन सच्चाई है, हिस्ट्री में आपको मेरा सपोर्ट है। और मेरा सपोर्ट का मतलब है कि मेरे क्लास करने के बाद जिस बच्चे को हिस्ट्री समझ में नहीं आया, वो समझिए कि अब उसके लिए रास्ता ही क्लोज्ड है। तो इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ें। अब मैं आपकी सुविधा के लिए मैंने क्या किया है उसको स्पष्ट कर दूं। मैंने इंडियन हिस्ट्री को 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है।
और सभी पार्ट को अलग अलग रखा हुआ है। पहला जो सेगमेंट है वो पहला सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। उसमें आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, हड़प्पा